मैं एक मेंटल असाइलम के पेशेंट के शरीर में आ गया हूँ। इस शरीर को सीवियर डिप्रेशन है, लेकिन खुशकिस्मती से ये इमॉर्टल भी है। इस नई दुनिया में यही मेरी इकलौती चीट एबिलिटी है। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हूँ, अपनी बाहें फैलाए मौत को गले लगाने के लिए तैयार। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2025। डेथ गेम की शुरुआत होती है। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लोग हैरानी से उस मैसेज को देख रहे हैं। फिर सब राख में बदल जाते हैं। कुछ लोगों को अचानक इमेंस स्ट्रेंथ मिल जाती है। कोई आइस कंट्रोल करता है तो कोई वुड कमांड करता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ से आता है। वो बिना उम्र, हैसियत या नैतिकता देखे अपना शिकार चुनता है। वो अपने साथ डर और तोहफे दोनों लाता है। जो इस गेम में बच जाते हैं वो असली दुनिया में ऐसी चीज़ें वापस लाते हैं जिनका वजूद ही नहीं होना चाहिए। रूल 1, हर 70 से 72 घंटों में एक नया गेम शुरू होता है। रूल 2, विनर्स टेक एवरीथिंग और हारने वाले मिटा दिए जाते हैं। रूल 3, यहाँ कोई कानून नहीं है, सिर्फ लक और पावर चलती है। ये सब डेथ गेम के नियम है। जब मेरी आंख फिर से खुलती है तो मैं खुद को एक अंधेरे और खाली बार में पाता हूँ। मैं आखिर हूँ कहाँ? क्या मैं अब भी देश में हूँ? बार के पीछे से एक खूंखार दिखने वाला आदमी चिल्लाता है, कैसा डेथ गेम? मैं नहीं खेल रहा, मुझे वापस भेजो। हाँ, हमें जाने दो, ये जुर्म है। मैं इस भीड़ को देखता हूँ और मजे में अपनी जीभ चटकाता हूँ। ऐसा लगता है न्यूबीज का ये बैच बिल्कुल डरपोक है। तुम कौन हो? मैं जवाब देने के लिए मैं अपनी कुर्सी से नीचे कूदता हूँ। चूंकि तुमने इतनी शालीनता से पूछा है तो अपने दिल की अच्छाई की खातिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, हमारे देश के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए, सच और प्यार की बुराइयों को खत्म करने के लिए। प्यारा और दिलकश विलन लुकाशु। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, बार वाला आदमी मुझ पर झपट पड़ता है। चुप हो जाओ, क्या तुम पागल हो? मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर दूंगा। और तुम कौन हो? आसपास खड़े लोग भी उसकी पहचान को लेकर उलझन में हैं। इस पागल की वजह से मेरा फ्लो टूट गया। वो अपना कॉलर सीधा करता है और फिर ठंडी आवाज में बोलता है, मैं डेथ गेम होस्ट हूँ। अब मैं तुम्हें डेथ गेम के नियम समझाऊंगा। मुझे इतना शांत देखकर एक आदमी मेरी तरफ इशारा करता है और पूछता है, क्या तुम भी होस्ट हो? वो जवाब देता है, नहीं, ये भी तुम्हारी तरह ही एक न्यूबी है। तुम में से कुछ को मौत की कगार से यहाँ लाया गया है। कुछ बदकिस्मत थे जो इत्तेफाक से इस डेथ गेम में घसीट लिए गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पल तुमने डेथ गेम में कदम रखा, तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, सरवाइव करना। क्या बकवास है? मुझे लगता है तुम भी एक साइको हो। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। वो शेफ जैसा दिखने वाला आदमी गालियां देता है और जाने के लिए मुड़ता है। 2 कदम चलने से पहले ही एक बुलेट उसके सिर के आर पार हो जाती है। वो फर्श पर गिरता है और राख में बदल जाता है। तुम्हारी आंखों में ये डर बहुत खूबसूरत है। उसके वेपन को देखकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, दिलचस्प है। वो फिर से हमारी तरफ गन तानता है और गुर्राता है, तुम बेकार कचरा हो। जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। उसकी गन की नोक मेरी आंखों की पुतलियों में चमक रही है। मैं अपने दांत पीसता हूँ। ये एक असली गन है। फिर उसका लहजा थोड़ा नरम होता है। तुम इस गन के साथ रशियन रूलेट खेलोगे? तुम कितनी बुलेट्स लोड करते हो, ये तुम पर है। वो मेरी तरफ चलते हुए बात जारी रखता है, जितनी ज्यादा बुलेट्स तुम लोड करोगे, गेम क्लियर करने पर इनाम उतना ही बड़ा होगा। वो सेफ्टी ऑफ करता है और आगे कहता है, एनिमे और मूवीज की पावर्स और टेक, इनमें से कुछ भी तुम्हारी स्टार्टिंग एबिलिटी बन सकती है। एक सलाह देता हूँ, कुछ तगड़ा चुनना, वरना अगले डेथ गेम में तुम शायद बच ना पाओ। याद रखना, यहाँ सब कुछ लक पर टिका है। वो निशान वाला आदमी मुझे घूरते हुए कहता है, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं मेज पर रखे रिवॉल्वर देखता हूँ और ठंडी आ भरता हूँ। मेरा चेहरा काला पड़ जाता है। मैं अपना सिर उठाता हूँ और एक रूह कंपा देने वाली मुस्कान देता हूँ। लक है ना? दिलचस्प है। हाँ हाँ। मुझे इस तरह हंसते हुए देखकर उसका शक दूर हो जाता है। वो सोचता है ये इस वक्त भी हंस सकता है। हाँ, ये सच में पागल है। सबसे पहले कौन आएगा? उसके सवाल पर किसी के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। मैं जाऊंगा। एक आदमी अपनी हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाता है। वो उस मेज पर अपना मुक्का मारता है जहां रिवॉल्वर रखी है। मैं एक बुलेट की शर्त लगाता हूँ, लेकिन वो कुछ साजिश रच रहा है। जैसे ही होस्ट उसे भरी हुई गन थमाता है, मर जाओ, तुम्हारा ये घटिया गेम कौन खेल रहा है? वो गालियां देता है और होस्ट पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन हर बुलेट होस्ट के सामने एक फोर्स फील्ड से टकराकर रुक जाती है। हमला करने वाला वहीं जलकर राख हो जाता है। डेथ गेम होस्ट इरेजर। ये नज़ारा देखकर मैं और भी उत्साहित हो जाता हूँ। तो स्कारफेस सच कह रहा था, सुपर नेचुरल पावर सच में होती है। उस शूटर को राख होते देख मैं सोचता हूँ, दिलचस्प, सच में बहुत दिलचस्प। हर कोई दहशत में अपना मुंह ढक लेता है, बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं बताना भूल गया, इस डेथ गेम में किसी पर भी हमला करना मना है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, सिर्फ शर्त जीत कर ही तुम बच पाओगे। हा हा। अगला, एक बैंगनी बालों वाला जोकर आगे आता है। आहा हा, मजा आएगा। मुझे भी एक बुलेट चाहिए। हाँ हाँ।
एक और नमूना। देवियों और सज्जनों, कॉमेडी का राज क्या है? टाइमिंग। हाँ, मुझे नींद आने लगती है और मैं उबासी लेता हूँ। बोरिंग है। मैं उन्हें बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता हूँ। तो हिम्मत क्या है? वो गन की नली अपनी ठुड्डी के नीचे लगाता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। ये गोली सीधा उसकी खोपड़ी के पार जा सकती है। ग्रेस अंडर प्रेशर। वो मुस्कुराते हुए कहता है, पागल कहीं का। वो छोटे बालों वाला आदमी डर के मारे अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है, हाँ, ये आदमी वाकई में पागल है। यहाँ तक कि होस्ट का चेहरा भी बदल जाता है। पहली बार किसी को इस तरह खेलते देख रहा हूँ। ट्रिगर का हर खिंचाव जिंदगी और मौत के बीच का फैसला है। क्या इस पागल को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है? तो सभी प्लेयर्स का बॉस कौन है? हाँ, असली बॉस मैं हूँ। हाँ, मेरा नाम याद रखना, जेरोम मैक। ये नाम हर प्लेयर के लिए भगवान बन जाएगा। बधाई हो प्लेयर जेरोम मैक, आपको एक बी रैंक रिवॉर्ड मिला है, एक लॉटरी ड्रॉ। वो इस मैसेज को देखकर खुशी से हंसता है। भीड़ दंग रह जाती है। हाँ, किस्मत वाले हो। पहला डेथ गेम तुम्हें इनाम देने के लिए ही होता है। तुम्हारा इनाम जितना बेहतर होगा, आगे सरवाइव करना उतना ही आसान होगा। याद रखना, हर 3 दिन में एक नया डेथ गेम शुरू होता है। हर गेम के अपने इनाम होते हैं, लेकिन बी रैंक रिवॉर्ड पाना बहुत मुश्किल है। न्यूबीज को ये लगभग कभी नहीं मिलता। बी रैंक ड्रॉ के लिए तुम्हें इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरे पास अब इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। मैं अब और खुद को रोक नहीं सकता। मैं ठंडी आवाज़ में कहता हूँ, एक तरफ हटो, अब जलवा दिखाने का वक्त है। मैं अपनी मुट्ठी भींचता हूँ। तुम्हें कितनी बुलेट्स चाहिए? मैं 5 उंगलियां दिखाता हूँ। जब बात लक की आती है तो मैं किसी के आगे नहीं झुकता। वो काफी देर तक मुझे घूरता है, फिर गन लोड करता है। 5। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। छोटे बालों वाले आदमी को पसीना आने लगता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मेरी पसंद देखकर सब हैरान है। क्या ये मरना चाहता है? वो लोडिंग पूरी करता है। मैं गन छीनता हूँ और उसे अपने सिर पर लगाता हूँ। मैं धीरे से बोलता हूँ, तो कॉमेडी का राज क्या है? जोकर चढ़ा हुआ लगता है। तुम मेरी नकल कर रहे हो? चैम्बर में 5 गोलियां हैं। जोकर भी अब और नहीं देख पाता। टी टाइमिंग। हैमर की आवाज आती है। मुझे कुछ नहीं हुआ। 5 गोलियां। ये सच में जीत गया। इसकी किस्मत तो कमाल की है। इस लड़के का लक पागलपन की हद तक है। 5 गोलियां और ये बच गया। सिर्फ इसी एक राउंड के लिए कम से कम ए रैंक रिवॉर्ड तो बनता है। अभी खत्म नहीं हुआ। मैं फिर से गन अपने सिर पर तानता हूँ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि जोकर भी हक्का का रह जाता है। तो हिम्मत क्या है? ओह, तुम पागल हो। उसने ट्रिगर 2 बार इसलिए दबाया था क्योंकि सिर्फ एक बुलेट थी। तुम्हारे पास 5 है। धत्त तेरे की। ग्रेस अंडर प्रेशर। मैं फिर से ट्रिगर दबाता हूँ। कुछ नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है? कैसे? तो आखिर में बॉस कौन था? मैं जोकर को घूरते हुए गुर्राता हूँ। मैं गन को फर्श पर गिरने देता हूँ। बॉस मैं हूँ। छोटे बालों वाला आदमी विरोध में मेज थपथपाता है। नामुमकिन। वहां 5 गोलियां थी। वो चली क्यों नहीं? ये सही नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से 5 गोलियां अंदर जाते देखी थी। ये क्या हो रहा है? भीड़ उलझन में है। क्या रिवॉल्वर जाम हो गई थी? होस्ट गन उठाता है और मेज पर गोली चलाता है। गोली चलने के बाद लकड़ी में एक छेद हो जाता है। होस्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गन उसके हाथ से छूट जाती है। तुमने ये कैसे किया? मैं हल्के से कहता हूँ, लक। मेरे चेहरे पर एक भयानक भाव है। मेरा प्रभाव बहुत गहरा है। जैसा कि ताकतवर लोग विनम्रता में कहते हैं। मैं उसे घूरता हूँ और आगे कहता हूँ, और मैं वाकई में किस्मत वाला हूँ। मैं बस एक रौबदार मुस्कान छोड़ता हूँ। बधाई हो प्लेयर लुकास शू। आपको एक ट्रिपल एस रैंक रिवॉर्ड मिला है। इनाम, एक ट्रिपल एस रैंक लॉटरी ड्रॉ और एन्चांटेड रिवॉल्वर ऑफ इनफाइनाइट बुलेट्स। बार में सन्नाटा छा जाता है। होस्ट हैरान खड़ा रह जाता है। उसके पास शब्द नहीं है। ट्रिपल एस रैंक रिवॉर्ड? क्या मैं एक राजा का जन्म देख रहा हूँ? अविश्वसनीय। डेथ गेम खत्म हुआ। 10 सेकंड्स में डेथ गेम से बाहर निकल रहे हैं। डेथ गेम के नियमों को आपके दिमाग में मौजूद इंटरफेस के जरिए देखा जा सकता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूं और जाग जाता हूं। वापस मेंटल असाइलम में। मुझे अपने सीने में दिल की धड़कन महसूस हो रही है। फिर से पढ़ लिया गया है ना? मैं चारों तरफ देखता हूं, लेकिन डेथ गेम के साथ मेंटल असाइलम की ये जिंदगी अब बोरिंग नहीं रही। जरा देखूं तो ये ट्रिपलेस रिवॉर्ड आखिर है क्या? एन्चांटेड रिवॉल्वर ऑफ इनफाइनाइट बुलेट्स। चलाई गई हर गोली को रैंडम तरीके से एक स्पेशल एट्रीब्यूट मिलेगा। रैंडम, है ना? मेरे लक के साथ ये वैसा ही है जैसे मुझे जो एट्रीब्यूट चाहिए वही मिल जाए। बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। मैं आलस में अंगड़ाई लेता हूँ। बुरा नहीं है। जहाँ तक लॉटरी ड्रॉ की बात है, कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। अगले डेथ गेम का इंतजार करता हूँ। अगर मैं किसी खतरे में पड़ा तो उसे तब इस्तेमाल करूंगा। मैंने सब सोच लिया है। ये मेरी जान बचा सकता है। मैं अभी ज्यादा देर आराम भी नहीं कर पाया था कि सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। 10 सेकंड्स में डेथ गेम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सच में रोमांचित हूँ। आखिरकार डेथ गेम में स्वागत है। हॉन्टेड टावर सिक्योरिटी गार्ड। आज रात आप इस टावर में सिक्योरिटी गार्ड्स का रोल निभाएंगे। इमारत के अंदर एक अनजान हस्ती छिपी हुई है। वो आपका शिकार करेगी। प्लेयर्स के बीच
एक पहले से ही उसके साथ मिल चुका है। आपकी मौतें उनकी जिंदगी खरीदेंगी। अगर आप उस अनजान हस्ती को मार सकें और गद्दार को पहचान सकें तो आपको बड़ा इनाम मिलेगा। प्लेयर्स का एक दूसरे को मारना मना है। जितनी जल्दी आप पेट्रोल करेंगे, एक मोल है ना, उतना ही बेहतर आखिरी इनाम होगा। एक हट्टा कट्टा आदमी ग्रुप के सामने आता है। सब सुनो, वो हुक्म देते हुए बोलता है, इस गेम के लिए मेरे ऑर्डर्स मानो। ब्लॉन्डी मजाक उड़ाते हुए कहता है, शश, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हम तुम्हारी बात क्यों सुने? वो थूकता है और उसके हाथ से आग की लपटें निकलती हैं। क्योंकि मैं 2 गेम्स में बच चुका हूँ और मेरे पास सी रैंक एबिलिटी है, फायरबॉल। उस परेशानी खड़ी करने वाले को डर के मारे जमा हुआ देखकर वो आगे कहता है, क्या इतनी काबिलियत काफ़ी है? ब्लॉन्डी घुटनों के बल गिर जाता है और भीख मांगता है, काफ़ी है बॉस, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लीजिए। आप बोलिए और मैं कभी आपको बीच में नहीं टोकूंगा। वो आग बुझाता है और नफरत से देखता है। मैं इंसेंटली हूँ। वो ग्रुप को स्कैन करता है, फिर आगे कहता है, लगता है तुम सब न्यूबीज हो। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा दूसरा डेथ गेम है। हर दूसरे डेथ गेम में एक अनुभवी प्लेयर टीम को लीड करता है। इस बार वो मैं हूँ। इस इमारत में 5 मंजिलें हैं। मैं अपने दिमाग में एनालिस करता हूँ। हम 10 लोग हैं। लगता है डेथ गेम ने सब पहले से तय कर रखा है। हर फ्लोर पर 2 लोग। वो मेरी बात से सहमत होता है। सही कहा, इसलिए हमें जोड़ियां बनानी होंगी। 2 लोग हर फ्लोर पर पेट्रोल करेंगे। अचानक हमारी कलाइयों पर घड़ियां आ जाती हैं। अपनी बाईं कलाई को देखो, एक काउंटडाउन चल रहा है। काउंटडाउन खत्म होने से पहले हर फ्लोर पर किसी को क्लॉक इन करना होगा। अगर हम क्लॉक इन ना करें तो उसकी आंखें खूंखार हो जाती हैं। एक बार एक प्लेयर था जिसने क्लॉक इन नहीं किया था। वो एक जगह छिप गया, गेम में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा था। उसके शब्दों से कुछ लोग कांप उठते हैं। अब उसकी कब्र पर घास तुम्हारी लंबाई जितनी ऊंची है। कभी भी क्लॉक इन छोड़ने के बारे में मत सोचना। अगर तुम मरना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। हम बाकी लोगों को अपने साथ मत घसीटो। लेकिन क्या हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है? क्या होगा अगर अगर हमारी जोड़ी किसी गद्दार के साथ बन गई? क्या वो खतरनाक नहीं है? तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? विंसेंट और भी गुस्सा हो जाता है। ये डेथ गेम है। वो गुर्राता है। मौत यहाँ आम बात है। अपनी जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो। इस गेम में या तो तुम मरोगे या मैं जीऊंगा। अगर तुम्हारा सामना गद्दार से होता है तो ये तुम्हारी फूटी किस्मत है। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत से लोगों को मरते देखा है। बस इस पल का मजा लो। ये सुनकर मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। वो कागज की पर्चियों का एक ढेर निकालता है। अब हम टीम्स और फ्लोर्स तय करने के लिए पर्चियां निकालेंगे। हर किसी को पेट्रोल के लिए पर्ची निकालनी होगी, क्लॉक इन करना होगा और पहली मंजिल पर मिलना होगा। हाय। एक लड़की मेरे पास आती है और मुझे ग्रीट करती है। मैं लिली एमो हूँ। मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत घबराई हुई है। पहली बार किसी के साथ टीम बना रही हूँ। प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। मैं उसे ठंडी आवाज़ में अपना नाम बताता हूँ, लुकास शू। फिर मैं 2 लड़कों की तरफ मुड़ता हूँ और पूछता हूँ, तुम दोनों 5वीं मंजिल पर पेट्रोल कर रहे हो, है ना? क्या तुम मेरे साथ फ्लोर बदलोगे? लिली को अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बदलना क्यों? कोई खास वजह नहीं है, बस मन कर रहा है। रुको, क्या इस लड़के को अपने पहले डेथ गेम में लक सेंसिंग एबिलिटी मिली है? उसे पता है कि 5वीं मंजिल सुरक्षित है, इसलिए वो उसे चुन रहा है। ये सब समझने के बाद विंसेंट भी वहां आता है। तुम दोनों मेरे साथ फ्लोर्स बदल लो। बिल्कुल नहीं, हम किसी के साथ नहीं बदल रहे। हम 5वीं मंजिल पर पेट्रोल करेंगे। उसके साथी दंग रह जाते हैं। वो फिर से अपनी आग जलाता है। तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गेम में मारना मना है। मारना? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ना मारने में नहीं आता। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ये एक ऑर्डर है। वो खतरे के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। समझ गया। उस आदमी के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ बदल लेंगे। इसी बीच मैं एक भयानक मुस्कान के साथ साया में छिप जाता हूँ। तुम उनके साथ 5वीं मंजिल पर क्यों जाना चाहते थे? क्या 5वीं मंजिल सुरक्षित है? सुरक्षित? गलियारे में एक अजीब सी हवा चलती है। तुम गलत समझ रही हो। 5वीं फ्लोर सुरक्षित नहीं है। ये बेहद खतरनाक है। खतरनाक? तुम्हें कैसे पता? जब मैं यहाँ टेलीपोर्ट होकर आया था तो मैंने 5वीं फ्लोर पर एक काला साया देखा था। पहले मुझे लगा कि कोई इंसान है, लेकिन अब लगता है कि वो इंसान नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग खतरे की तरफ बढ़ने के लिए भी आपस में लड़ेंगे। कितने भले लोग हैं। तो फिर तुम अभी भी 5वीं फ्लोर पर क्यों जा रहे हो? उस घोस्ट को मारने के लिए? जाहिर है गेम ने भी तो यही कहा था, है ना? उस चीज को मारने पर रिवॉर्ड मिलेगा। तुम वाकई बहुत निडर हो। मैं एक लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ और उसे लात मारकर खोल देता हूँ। सुन लो, जो भी अंदर है, मैं इस असाइलम का बॉस हूँ। न चलते हुए अपना नाम बदलता हूँ, न बैठते हुए। लूकास शू, आज तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। या तो तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें। मैं किसी एक को नहीं चुन रहा। मैं कह रहा हूँ कि तुम सब के सब कचरा हो। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे
वन ऑन वन लड़ो। मेरे इस पागलपन भरे टॉन्टिंग से लिली डर के मारे रोने लगती है। वो कांपती आवाज में मुझसे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं वापस नॉर्मल हो जाता हूँ और उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। ओह, बस चेक कर रहा था कि अंदर कोई है या नहीं। लगता है कोई नहीं है। लिली रोते हुए मुझसे मिन्नत करती है, क्या तुम आवाज कम रख सकते हो? किसी अजीब चीज को अपनी तरफ मत खींचो। उसे इग्नोर करते हुए मैं कमरे के अंदर जाता हूँ और एक शेल्फ पर मुझे एक की और एक पेपर तालिस्मान मिलता है। वो तालिस्मान चमक रहा है। साफ है कि ये मामूली नहीं है। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आइटम डिस्कवर्ड, 5 थंडर तालिस्मान। इसमें डिवाइन थंडर पावर है। ये इविल स्पिरिट्स के खिलाफ बहुत असरदार है। एक बूंद खून के साथ इसे मालिक से बाइंड करें। बाइंडिंग के बाद इसे यूज किया जा सकता है। उस आइटम को देखकर लिली की सांसें थम जाती हैं। वाओ, तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है। लेकिन मैं उसे छोड़ देता हूँ। जिससे तालिस्मान नीचे की तरफ तैरने लगता है और मैं उससे कहता हूँ, ये तालिस्मान तुम्हारा है। तालिस्मान लिली की तरफ तैरता है और वो उसे झट से पकड़ लेती है। मैं, मेरे लिए? उसे यकीन नहीं होता। ये एक बेशकीमती 5 थंडर तालिस्मान है। मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ तो इसे रख लो। मैं अपने हाथ में रिवॉल्वर घुमाता हूँ। ये चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। लिली और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम्हारे पास गन है? उसका रिएक्शन मेरी वैनिटी को पूरी तरह संतुष्ट कर देता है। कूल है ना? अनलिमिटेड बुलेट्स। तभी मेरी बेल्ट पर लगा वॉकी टॉकी जल उठता है। बुरी खबर, 5वीं फ्लोर पर एक मॉन्स्टर है। ये विंसेंट के साथ पेट्रोल करने वाला आदमी है। चलो 5वीं फ्लोर पर चलते हैं। मैं लिली के साथ वहां तेजी से पहुंचता हूँ। एलिवेटर जल्दी ही 5वीं फ्लोर पर पहुंच जाता है। विंसेंट बुरी तरह घायल है। उसके जख्मों से काला धुआं निकल रहा है। क्या हुआ? ब्लॉन्डी फौरन पूछता है। बॉस, आपके हाथ को क्या हुआ? आपका पार्टनर कहाँ है? वह फर्श पर लेटा है, दांत भींचे हुए और पसीने से तरबतर। सावधान रहना, मॉन्स्टर इसी फ्लोर पर है। जहां तक मेरे पार्टनर की बात है, मॉन्स्टर ने उसे मार दिया। चिंता मत करो, वह मुझसे थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है। मैं इसलिए घायल हुआ क्योंकि मैंने अपनी गार्ड कम कर दी थी। चलो मिलकर उसे खत्म करते हैं। उसे मार दो और हम आज की रात बच जाएंगे। हर कोई दरवाजे तोड़ता है, कैबिनेट्स खोलता है, लेकिन कमरे खाली हैं। कोई उलझन में पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि मॉन्स्टर 5वीं फ्लोर पर था? यहाँ कुछ क्यों नहीं है? शायद वो भाग गया क्योंकि हमारी गिनती ज्यादा है। चेक इन करने का समय हो गया है। क्या हम अभी भी पेट्रोल करेंगे? बेशक, हम पेट्रोल करेंगे। जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड्स होने के नाते हमें अपना काम करना होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर अब किस फ्लोर पर है और बॉस का पार्टनर मर चुका है। हमें टीम्स को दोबारा बांटना होगा। इसका मतलब है कि किसी एक को सोलो जाना होगा। ब्लॉन्डी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और गद्दार? सच तो सिर्फ एक ही है। मैं सीधा उसकी तरफ देखता हूँ। हमारे बीच छुपा गद्दार तुम हो, विंसेंट ली। इन शब्दों को सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सब मुड़कर विंसेंट की तरफ देखते हैं। वह गुस्से में फट पड़ता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब तक सिर्फ एक ही इंसान मरा है, मैं ठंडी मुस्कान के साथ कहता हूँ, और वो तुम्हारा पार्टनर था। अगर मोल का मकसद हम सबको मारना है तो तुम सबसे बड़े कैंडिडेट हो। वह अपना आपा खो देता है। क्या तुम मुझसे लड़ाई मोल ले रहे हो? मैं एक वेटरन हूँ। अगर मैं मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ मॉल होता तो मैं तुम सबको एक ही बार में खत्म कर देता। क्या मैं सच में तुम्हें एक एक करके मारता? सही बात है। लगता है मैं गलत था। अगर मुझसे पूछो तो मॉल तुम हो। वह इल्जाम वापस मुझ पर मर देता है। वह मुझ पर आरोप लगाने लगता है, तुमने कहा था कि 5वीं फ्लोर सुरक्षित है, इसीलिए हमने अपनी गार्ड कम कर दी और कोई मर गया। मैं तुरंत ऐतराज जताता हूँ, हे, मैंने कभी नहीं कहा कि 5वीं फ्लोर सुरक्षित है। लिली बोल पड़ती है, उन्होंने वाकई ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो 5वीं फ्लोर पर जाना चाहते हैं। तो फिर तुमने फ्लोर्स क्यों बदले? मैंने 5वीं फ्लोर पर एक साया देखा था, इसलिए मैं उसे चेक करना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग ऊपर जाने के लिए लड़ोगे। तुम जाने के लिए अड़े हुए थे, मैं तुम्हें रोक नहीं सका। गुस्सा उसे इतनी जोर से लगा कि उसके मुंह से खून निकल आता है। तुम्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। तुम्हारी चोटें बहुत गहरी हैं। शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। वह जोर जोर से हाँफता है और अपने चेहरे से खून पोंछता है। पेट्रोल को भूल जाओ, जोड़ियां बनाओ और चेक इन करने जाओ। वह जोर से हुक्म देता है। काम खत्म होते ही वापस ऊपर आओ। फिर हम एक एक फ्लोर की तलाशी लेंगे। हम उस मॉन्स्टर को ढूंढ निकालेंगे। मैं कसम खाता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे टेडी बेयर कुकीज पसंद है। मैं यहाँ सिर्फ पेट्रोल करने आया हूँ और मुझे टेनेंट से प्यार है। देखो वो मुझे कैसे कोस रहा है। तुम बिल्कुल पागल हो। अगर मरना चाहते हो तो हमें अपने साथ मत घसीटो। पेट्रोल करना चाहते हो तो जाओ, हम बाकी लोग एक साथ रहेंगे और दोबारा बंटवारा करेंगे। 8 एक परफेक्ट नंबर है। सुंदर लड़की, क्या तुम इसके साथ पेट्रोल करना चाहती हो या हम बाकी लोगों के साथ पर्चियां डालना चाहती हो? सॉरी, मैं पर्चियां डालना चाहूंगी। तो एक इंसान 4थे फ्लोर पर अकेला जाएगा। ये मेरे से ही है। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। क्या तुम शुरू करने वाले हो? खुद को इतना सीरियस मत लो। इसके बारे में बुरा महसूस मत करो। मैं सिर्फ लिली से कहता हूँ। आखिरकार यह एक डेथ गेम है। कोई भी खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं समझता हूँ। इसके साथ मैं अकेला चला जाता हूँ। विंसेंट और कुछ नहीं कहता। ठीक है, उसे 4थे फ्लोर पर अकेले पेट्रोल करने दो।
मैं अकेला एलिवेटर में कदम रखता हूँ। दरवाज़ा बंद रहता है। बाकी लोग पर्चियाँ डालते हैं। मैं जल्दी ही चौथी फ्लोर पर पहुंच जाता हूँ और सीटी बजाते हुए कॉरिडोर में टहलता हूँ। मैं बेफिक्र होकर चल रहा हूँ। कॉरिडोर खाली है। अचानक एक काला साया मेरे पास से तेजी से गुजरता है, जिससे मैं चौंक जाता हूँ। कोई जवाब न मिलने पर मैं अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह अलर्ट है, साये के दोबारा दिखने पर गोली चलाने के लिए तैयार। शश, फिर से बच निकला। जो भी हो, सिक्योरिटी का काम खत्म करना है। मुझे मेरी पेचेक गंवाने की कोशिश कर रहा है, घटिया कहीं का। मैं जल्दी से चौथी फ्लोर के सभी कमरों को चेक करता हूँ और बाहर आता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है। बोरिंग। मैं ऊपर देखता हूँ, बाकी लोग भी आ गए हैं। तुम मरे नहीं? विंसेंट मुझे नफरत भरी नजरों से देखता है। लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वह ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे यकीन था कि मैं मर जाऊंगा। मॉन्स्टर को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हें हर बार मॉन्स्टर मिल जाता है। काश मेरी किस्मत भी तुम्हारी जैसी अच्छी होती। मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया, जो एक वेटरन हो, लेकिन जब तुम अकेले थे तो उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। अजीब है ना? उसकी बातें ग्रुप में खलबली मचा देती हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हाँ, विंस सही कह रहा है। अगर मॉन्स्टर ने विंस पर हमला करने की हिम्मत की, तो जब तुम अकेले थे तब उसने तुम्हें छुआ क्यों नहीं? लिली की आंखें यकीन न होने की वजह से फटी रह जाती हैं। और उसने विंस को मोल बताकर बदनाम किया। अगर हम विंस के खिलाफ हो जाते तो क्या हम अपने सबसे बड़े योद्धा को नहीं खो देते? सही कहा, तुम जरूर मोल हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्लॉन्डी आपा खो देता है और एक क्लीवर लेकर मेरी तरफ दौड़ता है। तुम रुक क्यों गए? उसे मारो, हम बहुत सारे हैं। क्या तुम इस मोल से डरते हो? क्लीवर जमीन पर गिर जाता है। उसकी हिलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मेरी गन सीधे उसकी तरफ तनी है। वह पसीने से तरबतर है। भाई, मैं सच में उससे डरता हूँ। मैं कोई रिएक्शन नहीं देता, बस खामोशी से गन थामे रहता हूँ। उसके पास गन है। मैं एक आम इंसान की तरह व्यवहार करने और तुम सबके साथ घुलने मिलने वाला था, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दूरियां मिली। अब और छुपना नहीं, मैं सब कुछ साफ कर रहा हूँ। मेरे पास गन है। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अपनी किस्मत कौन आजमाना चाहता है? मेरे चेहरे की मुस्कान छुपाना नामुमकिन है। बताओ, मेरी गन तेज है या तुम्हारी फायरबॉल? विंसेंट एक ठंडी मुस्कान देता है। क्या पता तुम्हारी गन असली भी है या नहीं? जवाब में मैं ट्रिगर दबा देता हूँ। एक गोली उसके पैरों के पास छेद कर देती है। वह जम जाता है। बाकी लोग भी सुनने पड़ जाते हैं। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, सॉरी, गलती से गोली चल गई। गलती से? ब्लॉन्डी इतना डरा हुआ है कि हिल भी नहीं पा रहा। मैं गन ताने हुए आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ, कोई और कोशिश करना चाहता है? मेरे पास बहुत सारी गोलियां हैं। मैं दम घोटने वाले दबाव के साथ आगे बढ़ता हूँ। इस बार गन गलती से मिस नहीं होगी। भाई, मुझसे गलती हो गई भाई। गलत फहमी है। ये सब एक गलत फहमी है। कोशिश करना चाहते हो? विंसेंट बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं उस पर निशाना साधता हूँ और उसके शांत रहने पर ही गन नीचे करता हूँ। अच्छा है, मैं रूखेपन से कहता हूँ, अब काम की बात करते हैं। विंसेंट अभी भी घबराया हुआ है। क्या तुम लोग 8 नहीं होने चाहिए थे? मैं चलते हुए कहता हूँ, अब सिर्फ 7 ही क्यों हैं? 8वां कहाँ है? विंसेंट का चेहरा उतर जाता है। वह बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्या हो रहा है? हर कोई ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अभी अभी लापता इंसान का एहसास हुआ हो। हैरान और घबराए हुए। क्या कोई हमारे साथ खेल रहा है? मैं क्या हमने किसी को कब खो दिया? ब्लॉन्डी डर के मारे मुश्किल से बोल पा रहा है। मेरा पार्टनर चला गया। जो आदमी पहले मुझ पर आरोप लगा रहा था, वह अपना सिर पकड़ लेता है और चिल्लाता है। वो बस हमारे पीछे चल रहा था। वो गायब कैसे हो गया? उसके पीछे का कॉरिडोर खाली है। जब हम स्टेयरवेल की तलाशी ले रहे थे, तब वो पीछे रह गया होगा। मॉन्स्टर पक्का अभी भी स्टेयरवेल में है। चलो साथ चलते हैं। विंसेंट सबको वापस स्टेयरवेल की तरफ ले जाता है। आधे रास्ते में वह पीछे मुड़ता है और मुझसे पूछता है, तुम आ रहे हो? वह एक बुलावा देता है। मुझे यकीन है कि तुम मोल नहीं हो। उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया है क्योंकि तुम्हारे पास गन है। हमें मारना तुम्हारे लिए मामूली बात होगी। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। मैं उसका न्योता स्वीकार करता हूँ। मुझे भी उस मॉन्स्टर का एक हिस्सा चाहिए। जैसे ही हम स्टेयरवेल पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक लाश गिरती है। नज़ारा बहुत खौफनाक है। हाँ, घोस्ट। ब्लॉन्डी डर के मारे आधा मर चुका है। ये रुको हमारे लिए, हम साथ चलेंगे। विंसेंट जल्दी से दूसरों को मेरे पीछे ले जाता है। गलियारे में सुराग ढूंढते समय सबके चेहरे पर खौफ है। सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही है। अचानक वे रुक जाते हैं। उनके सामने एक स्केलेटन लटका हुआ है। वहां एक लेटर है। लिली को एक सुराग मिलता है और वह उसे उठा लेती है। मैं लेटर खोलता हूं और पढ़ना शुरू करता हूं। मैं इसे सबके लिए जोर से पढ़ता हूं। हे कमबख्त बॉस, मैं वही फीमेल एम्प्लॉई हूं जिसे तुमने 2 दिन पहले बेइज्जत किया था। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। मैं तुमसे नहीं लड़ सकती। मैंने सुना है कि लाल कपड़ों में मरने से तुम एक वेंचफुल घोस्ट बन जाते हो, इसलिए मैंने लाल कपड़े पहनकर छलांग लगा दी। मैं अपना बदला लेने खुद आऊंगी। मुझे अब याद आया। विंसेंट अचानक कहता है कि मॉन्स्टर ने लाल कपड़े पहने थे। अब सब साफ है। ये लेटर बताता है कि मॉन्स्टर कहाँ से आया। लटके हुए स्केलेटन को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। ब्लॉन्डी अचानक इतना डर जाता है कि बोल नहीं पाता।
वो उससे कहता है वो तुम्हारे पीछे है। मैं मन ही मन सोचता हूँ ये मॉन्स्टर बहुत तेज है, मैं समय पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस वक्त वह काला साया मेरे ठीक पीछे खड़ा है। अपने दिमाग में सिस्टम को पुकारता हूँ, सिस्टम क्लेम एस रैंक रिवॉर्ड, ड्रॉ ट्रिपल एस रैंक स्किल, ड्रॉ सक्सेसफुल स्किल नेम रिवर्सल। तुम्हें हर चीज़ को रिवर्स करने की शक्ति मिलेगी, फिजिकल अटैक्स, मेंटल डैमेज, यहाँ तक कि टाइम भी। लेवल इनसफिशिएंट, फिलहाल सिर्फ एक रिवर्सल को अनलॉक किया जा सकता है। फिजिकल अटैक्स, मेंटल डैमेज, यहाँ तक कि टाइम लेवल 2 लो, फिलहाल सिर्फ एक रिवर्सल को अनलॉक किया जा सकता है। इसे पढ़ने के बाद मैं गाली देता हूँ, ट्रैशी सिस्टम, और मुझे लगा था कि ये कुछ दमदार होगा। मैं रिवर्स स्टेटस चुनता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ और सिस्टम फिर से बचता है। सक्सेस, रिवर्स सेल्फ स्टेटस इफेक्ट्स, प्लेयर पर डाले गए कर्सेस ब्लेसिंग्स में बदल जाएंगे। प्लेयर को होने वाला डैमेज प्लेयर की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, आलस प्लेयर को और ताकतवर बना देगा। सभी स्टेटस इफेक्ट्स रिवर्स हो जाएंगे। मेहनत से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आलस तुम्हें और मजबूत बनाएगा। उसी पर लाल कपड़ों वाली औरत मेरी आंखों के सामने आती है। नौजवान, जी भरकर सुस्ती दिखाओ। घोस्ट तेजी से भागती है जैसे स्केलेटन झूलने लगता है। फायरबॉल, लानत है, पीछा करो। विंसेंट उस भागती हुई घोस्ट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। जल्दी करो, क्लॉकिंग टाइम होने ही वाला है। अगर हमने उस मॉन्स्टर को खत्म नहीं किया तो हम में से और भी लोग मारे जाएंगे। ब्लॉन्डी एक बार फिर मुझ पर अपना आपा खो देता है। तुमने उसे जाने दिया, आखिर उस मॉन्स्टर ने अभी तुम पर हमला क्यों नहीं किया? मैं उसके आरोपों का जवाब एक बेपरवाह मुस्कान के साथ देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, तभी तो घोस्ट भी मुझ पर फिदा है। मैं मजाक में कहता हूँ मेरे लिए ज़रा तालियां बजाओ। मैं उसकी बातों को अपनी मुस्कान से टाल देता हूँ। शायद वे मॉन्स्टर हमारे बीच फूट डालना चाहता है ताकि हम एक दूसरे पर शक करें। पास खड़ा एक बाईस्टैंडर भी अपनी राय देता है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि यह सच में एक मोल हो। विंसेंट सबकी शक भरी बातों को बीच में ही काट देता है। बस बहुत हुआ, अब इसे यहीं छोड़ो, पहले सबको क्लॉक इन करने के लिए भेजते हैं। वो तुरंत नए इंतजाम करने लगता है। अभी उस मॉन्स्टर ने हमसे सीधा मुकाबला नहीं किया, इसका मतलब है कि वह अब भी हम पर नजर रखे हुए है। हमें उसके कुछ करने से पहले ही एक्शन लेना होगा। ब्लॉन्डी खुश तो नहीं है, लेकिन वह बात मान लेता है। एक बार हम क्लॉक इन कर लें, फिर तुरंत यहीं वापस मिलेंगे। उसके बाद हम उस ट्रेटर का पता लगाएंगे और मॉन्स्टर का शिकार करेंगे। लेकिन अब हम बटेंगे कैसे? प्रिटी गर्ल, तुम मेरे साथ आओ, हम 5th फ्लोर संभालेंगे, बाकी तुम लोग जो चाहो वो करो। लिली घबराई हुई है, लेकिन उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कहता हूँ हो सकता है कि मैं ही मोल हूँ, इसलिए मैं अकेला जाऊंगा, बाकी तुम लोग देख लो। मैं एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वहां से अकेला निकल जाता हूँ। वह आदमी स्टेयरवेल की तरफ बढ़ रहा है। उस खाली गलियारे को घूरते हुए मुझे कुछ महसूस होता है। फिर मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और अपनी मुट्ठी जोर से दीवार पर दे मारता हूँ। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजती है, डिंग, डैमेज रिसीव्ड, सेल वाइटैलिटी प्लस 100, रिकवरी प्लस 100, बोन डेंसिटी प्लस 100, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन प्लस 100। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं अपने शरीर को और भी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी मुट्ठी भींचता हूँ और मुस्कुराता हूँ। तो यह है रिवर्सल स्टेट। इस हालत में मैं अपनी एक डरावनी मुस्कान को रोक नहीं पाता। मैं इसे अपनी मर्जी से कभी भी चालू या बंद कर सकता हूँ और मुझे कोई दर्द भी नहीं होता। डैमेज सहना असल में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आता है। मैं सोचता हूँ कि मुझ में एक मासोचिस्ट बनने का पोटेंशियल है। अचानक मेरे हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है, विंसेंट मारा गया। ये खबर किसी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगती है और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिना किसी झिझक के मैं सीढ़ियों की तरफ भागता हूँ। पलक झपकते ही मैं दूसरों के सामने पहुंच जाता हूँ। लिली घबरा कर चिल्लाती है, भागो, तुम लोग यहाँ ऊपर क्यों आ रहे हो? डरने की क्या बात है, बस उस मॉन्स्टर को जान से मार दो। मुझे उसका ये डर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं बस वहाँ ठंडे दिमाग से खड़ा रहता हूँ। ब्लॉन्डी भी कुछ अजीब लग रहा है। वह कहता है ये सही कह रहा है, ऐसे ही खिंचते रहे तो हम वैसे भी मारे जाएंगे, लड़ने में ही भलाई है। तभी मैं मुड़ता हूँ और एक और दिल दहला देने वाली खबर देता हूँ। सब सुन पड़ जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं। वे बस उस अंधेरे गलियारे को घूर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वह कैसे गायब हो गया। मुझे एक आवाज़ तक नहीं आई। अब हम में से सिर्फ 5 लोग बचे हैं। मोले हम में से ही कोई एक है। तुम्हें क्या लगता है कि मोले कौन है? सबकी नज़रें लिली पर टिक जाती हैं। वह क्रू कट वाला आदमी लिली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सिर्फ तुम ही उसके साथ चल रही थी। हम सब आगे देख रहे थे, पीछे कोई नहीं देख रहा था, तो जाहिर है कि तुम ही मुल हो। लिली कमजोर आवाज में विरोध करती है, मैं नहीं हूं। मेरी एबिलिटी बस चीजों को महसूस करने की है। अगर मैं चाहती भी तो एक जवान आदमी को नहीं मार पाती। काले कपड़ों वाला आदमी पागल सा हो जाता है और कहता है, तुम लोगों के साथ रहना बहुत खतरनाक है। मैं अकेला जा रहा हूं, कोई मेरे पास मत आना। वह अकेले उस अंधेरे गलियारे में हट जाता है। फिर एक भयानक चीख सुनाई देती है। कोई रिएक्शन नहीं देता। लगता है अब हम सिर्फ 4 बचे हैं। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता,
ब्लॉन्डी अपना आपा खो रहा है। वह अपनी नाइफ पकड़ता है और क्रू कट वाले आदमी की गर्दन पर बेरहमी से वार कर देता है। उस आदमी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। मैं उसे रोकने के लिए हाथ उठाता हूँ। रुको, वह मोल नहीं है। लेकिन ब्लॉन्डी का खुद पर कोई काबू नहीं रहा। वह ब्लेड सीधे क्रू कट वाले की गर्दन के पार निकल जाती है। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द होते हैं, तुम मोल हो। ब्लॉन्डी चिल्लाता है, तुम पक्का मोल हो। लूकस के पास गन है, उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। लिली के पास मारने की ताकत नहीं है। मैं मोल नहीं हूं। तो तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मरो। मैं जीत गया, हाँ हाँ। लेकिन कुछ नहीं होता। तभी सिस्टम ऐलान करता है कि प्लेयर ब्लॉन्डी ने प्लेयर यंग गाय को मार दिया है। वायलेशन ऑफ गेम रूल्स, इरेजर। ब्लॉन्डी हक्का बक्का रह जाता है। क्या? यह कैसे हो सकता है? अचानक उसके सीने से नीली लपटें निकलती हैं और उसका पूरा शरीर आग की चपेट में आ जाता है। कुछ ही पलों में वह राख बन जाता है। उसने बिना सोचे समझे कदम उठाया और मेरी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया। मैं पीछे मुड़ता हूँ और अपनी बात जारी रखता हूँ। क्यों? सही कहा ना मिस मोल? मेरे इस आरोप के सामने लिली बिल्कुल शांत खड़ी है। और तभी वह लिली इन रेड हमारे सामने आ जाती है। मैं अपनी पिस्तौल कसकर पकड़ता हूँ और उसकी तरफ निशाना साधता हूँ, लेकिन वह हमला नहीं करती। मुझे हैरान करते हुए लिली उस घोष से बात करने लगती है। वानी चान, रुक जाओ। मैं कहता हूँ, वानी चान, तुम उगते सूरज की धरती से हो, तब तो तुम्हारा मरना और भी ज़रूरी है। सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लोगों से नफरत नहीं की है, लेकिन उस देश के लोग बदकिस्मती से उन्हीं में से एक हैं। लिली उस घोष के सामने आ जाती है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो लूकस। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो लूकस, तो मार दो। लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद भी मैं ट्रिगर नहीं दबाता। मैं उसे उस कमरे वाली बात याद दिलाता हूँ कि तुम ही उसे मुझ पर हमला करने से रोक रही थी। वह दिखावा छोड़ देती है और मान लेती है। सही कहा, वह और मैं बात कर सकते हैं। जब भी वह तुम पर हमला करना चाहती थी, मैं उसे रोक देती थी। वह लेडी इन रेड नाखुश लग रही है और उसके अंदर से काला धुआं निकल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं उसके दिल की तरफ देखते हुए पूछता हूँ कि आखिर क्यों? वह रोते हुए वही तालिस्मान निकालती है जो मैंने उसे दिया था, इसकी वजह से। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के यह कीमती तालिस्मान मुझे दे दिया था लुकस। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी परवाह करता है। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे लुकस? मैं लापरवाही से कहता हूँ। ओह, क्या तुम किसी कमरे में चलकर करीब से बात करना चाहती हो? जरूर। मुझे झटका लगता है जब वह खुशी खुशी मान जाती है। दिलचस्प है। मैं एक दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखता हूँ। वह सीधे मेरी गोद में आकर बैठ जाती है। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा जाती है। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। मैं उसे देखता हूँ और चुप्पी तोड़ता हूँ। इस तरह मुझ पर बैठने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। वह पीछे नहीं हटती और मुझ पर झुक जाती है लुकस। उसके आंसू लगातार गिर रहे हैं। वह मेरे हाथों को जोर से पकड़ती है और मजबूत आवाज में कहती है, अब मेरी ये जिंदगी तुम्हारी है लुकस। जब भी तुम चाहो इसे ले लेना। मैं बस एक ठंडी मुस्कान देता हूँ। फिर वह अचानक झुकती है और मेरे गाल पर किस करती है। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। वह और करीब आती है। आह, मुझे पता था। तुम्हें बस मेरा शरीर चाहिए। मेरा असली नाम कावुरु मियामोटो है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मुझे गोद लिया गया था। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन मैं नर्क में पहुंच गई। वह बेतहाशा रोने लगती है। वह अपनी दास्तां सुनाती है। मेरी सौतेली माँ मुझे मारती पीटती थी। मेरे सौतेले बाप ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। एक किसान ने मुझे बचाया और 16 साल तक पाला। मुझे लगा वह मेरा परिवार है, लेकिन उसने मुझे शादी के लिए बेच दिया। अपनी शादी के दिन मैंने अपने लाल जोड़े में ऊपर की मंजिल से छलांग लगा दी। फिर मुझे इस डेथ गेम में खींच लिया गया, ठीक उसी तरह जैसे हाना मरी थी। सही कहा। मुझे लगता है इसीलिए मुझे मॉल के रूप में चुना गया। मैंने इस दुनिया से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब इस घने अंधेरे में मुझे सफेदी का एक छोटा सा कतरा मिला है। सिर्फ एक। और वो भी सिर्फ उस तलिस्मन की वजह से। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। वह मुस्कुराते हुए कहती है, और जो दिलासा तुमने मुझे दिया। वह अपना हाथ मेरे सीने पर रखती है। मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारे कहे हर शब्द याद है। मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। वह उन शब्दों को दोहराने लगती है। मैं समझती हूँ। आखिर डेथ गेम में कोई भी खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता। लूकस, खुद को कसूरवार मत समझो। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये तुम्हारे ही शब्द थे। धोखा देने के बाद भी तुमने मुझसे नफरत नहीं की। मैं उसे महसूस कर सकती थी। तुम सच में मुझे दिलासा देना चाहते थे। मैं बिना किसी रहम के उससे पूछता हूँ, तो अब तुम क्या चाहती हो? अपना मिशन पूरा करने के लिए मुझे मार दो। वह कहती है, लूकस, मेरा मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। मुझे और हाना को हर प्लेयर को मारने का काम नहीं दिया गया था। डेथ गेम का मिशन कम से कम 5 प्लेयर्स को मारना था। जितने कम लोग बचेंगे, इनाम उतना ही बड़ा होगा। अब से मैं जीने के लिए लड़ूंगी। मैं उस उगते सूरज की धरती को तबाह कर दूंगी।
उस देश को मिटा दूंगी जिसका वजूद ही नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूँ अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वह शुक्रिया अदा करती है और मुझे कुछ देती है। लूकस, ये तुम्हारे लिए है। याद है वो की जो तुम्हें मिली थी? इस बॉक्स को खोलो और तुम्हें अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। मैं हैरान होकर क्यूरी को अपनी तरफ एक बॉक्स लिए आते देखता हूँ। वो एक पुराना लकड़ी का बॉक्स है। जैसे ही वो खुलता है एक छोटी सी सुनहरी गेंद बाहर निकलती है और एक तेज रोशनी के साथ मेरे सीने में समा जाती है। एक भयानक दर्द मेरे शरीर को चीर देता है। Congratulations, you've acquired an A rank global skill of pain amplifier. Hurt the enemy by 1000, harm yourself by 800। डैमेज सहने से आपके सभी एट्रीब्यूट्स और स्किल पावर बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा डैमेज उतना ही बड़ा बूस्ट। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। इसका असर 1 घंटे तक रहता है और हर नई चोट इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। इसके खत्म होने के बाद बूस्ट का 1% हिस्सा हमेशा के लिए रह जाएगा। हीलिंग टाइप स्किल्स के साथ मिलने पर यह स्किल अपनी पूरी ताकत हासिल कर लेती है। मैंने इतने काम के स्किल की उम्मीद नहीं की थी। ये मेरे वर्सल के साथ एकदम परफेक्ट मैच है। लगता है मैं उस रास्ते पर और भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, मिशन कंप्लीट, कैलकुलेटिंग रिवॉर्ड्स। Lucas Shue performed exceptionally well for killing the female cops and exposing Hana Zamol. Your rating is A rank. Reward: the A rank skill, 3 Tomo sharing gun, 50,000 death game coins. Item: the magical music box. Cooldown 3 days. Game over. Player returns in 10 seconds. क्यूरी मुस्कुराती है। हाँ हाँ, ल्यूकस, तुम्हें इस डेथ गेम में जिंदा रहना होगा। हम मिलकर उस टापू वाले देश को घुटनों पर लाएंगे। जल्द ही उसका पूरा शरीर धूल बनकर बिखर जाता है और वह ओझल हो जाती है। वह गेम से बाहर निकल चुकी है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं वापस उसी मेंटल असाइलम में हूँ। मुझ जैसे इंसान के लिए गेम की दुनिया कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। मैं सिस्टम से कहता हूँ, क्या तुम मेरे गेम का इंटरवल दिन में एक बार कर सकते हो? मैं अगले डेथ गेम का इंतजार नहीं कर पा रहा। सिस्टम जवाब देता है, मिनिमम इंटरवल बिटवीन गेम्स इज 72 आवर्स। दिस रूल कैन नॉट बी चेंज्ड। इट इंश्योर्स मेंटल एंड फिजिकल रिकवरी। हाउएवर, स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन डिटेक्टेड। वॉलंटरी चैलेंज मोड इज नाउ अनलॉक्ड। इंतजार के दौरान आप किसी भी समय डेथ गेम में एंट्री की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। मैं चुटकी बजाता हूँ और मेरे पीछे का मंजर बिखर कर गहरे अंधेरे में बदल जाता है। मैं उस अंधेरे में खड़ा होकर एक अजीब सी मुस्कान देता हूँ। अब बात बनी, चलो शुरू करते हैं। मैं डेथ गेम में जाने का फैसला करता हूँ। नज़ारा बदलता है और मैं एक जंगल में पहुंच जाता हूँ। वहां पहुंचते ही एक गंदी बदबू मुझे घेरे लेती है। ओह, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी नाक बंद कर लेता हूँ, लेकिन बदबू आती ही रहती है। आखिर यहाँ इतनी बदबू क्यों है? क्या सिस्टम ने मुझे किसी आउट हाउस में भेज दिया है? तभी दूसरे प्लेयर्स भी एक एक करके वहां पहुंचने लगते हैं। वेलकम प्लेयर्स टू नाइट ऑफ टेरर। सभी प्लेयर्स डॉनलाइट टाउन का सही रास्ता ढूंढें। शहर के अंदर पहुंचने के बाद गेम पूरा करने के लिए 3 दिनों तक जिंदा रहें। सिस्टम कुछ शर्तें भी जोड़ता है। इन दिस गेम ऑल पर्सनली कैरिड ऑफेंसिव स्किल्स एंड आइटम्स आर फॉरबिडन। ऑफेंसिव स्किल्स और आइटम्स पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उन्होंने किसी को मारने से मना नहीं किया। मैंने तुरंत इस कमी को पकड़ लिया। ये डेथ गेम मामूली नहीं होगा, लेकिन मेरी सारी स्किल्स तो पैसिव हैं। ये शर्तें उन पर लागू नहीं होती। मेरे लिए तो ये एक फ़ायदा है। एक हाई पोनीटेल वाली लड़की मेरी तरफ इशारा करती है। तुम लुकास शू, तुम भी एक प्लेयर हो? रायली, दुनिया कितनी छोटी है ना? पास खड़ा एक आदमी उलझन में दिखता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हमारा पुराना रिश्ता है। चलो चले। पूरा ग्रुप सुराग ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इस गेम का नाम नाइट ऑफ टेरर है। मुझे यकीन है कि खतरा रात में ही आएगा। वक्त बर्बाद मत करो। मेरा मानना है कि हमें सड़क के रास्ते जाना चाहिए। एक नौजवान शक भरी नजरों से पूछता है, किस तरफ? मैं पूरे यकीन के साथ इशारा करता हूँ उस तरफ। मेरे पास खड़ी छोटे बालों वाली लड़की पूछती है कि आखिर मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ। जो अंधा नहीं है वो जमीन पर बना हुआ एरो देख सकता है। तब तक एक अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़की पर डोरे डाल रहा है। हे खूबसूरत, अभी स्कूल में हो क्या? बड़े भाई के साथ रहो, मैं तुम्हें महफूज रखूंगा। वह जवाब देती है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वह फिर भी नहीं मानता। अरे कोई बात नहीं, जब भी किसी खतरे में फंसो या बड़े भाई की याद आए तो तुम्हारा हमेशा स्वागत है। बिग ब्रो तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा, पक्का। तभी अचानक कहीं से एक पत्थर मारू की पीठ पर जोर से लगता है और धप से जमीन पर गिर जाता है। पूरा ग्रुप एक लाइन में खड़ा हो जाता है। रायली गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ती है। माको, क्या तुम लड़कियों को परेशान करना बंद करोगे? अगर कोई खतरा आता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगी। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्को चिढ़कर कहता है, मैं जो करता हूँ वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। मेरी ज़ुबान है, मैं जो चाहे बोलूँ। रायली उसे चेतावनी देती है, तो क्या अब मुझे बोलने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी होगी? मैं तुम्हें आखिरी बार वॉर्न कर रही हूँ। औरतों को परेशान करना छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मार्को गुस्से से कांप रहा है, लेकिन उसकी कुछ करने की हिम्मत नहीं होती।
दोनों के बीच एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा जाता है। मैं एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ ठंडी हवा भरता हूँ और कहता हूँ, हे, क्या तुम लोग लड़ना चाहते हो? ठीक है, बस शहर पहुंचने तक का इंतजार करो, वरना एक बार अंधेरा हो गया तो तुम बहस करने के लिए जिंदा भी नहीं बचोगे, समझे? अगर लड़ना ही है तो टाउन पहुंचने के बाद लड़ना। तभी एक समझदार आदमी मेरी बात का समर्थन करता है। वो मार्ग की तरफ मुड़कर कहता है, मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं कि औरतों को परेशान करना बंद करो, वरना मैं भी शराफत से पेश नहीं आऊंगा। बहस करना बंद करो। अगर अंधेरा हो गया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो जवान लड़का भी बात समझ जाता है। समझ गया। मार्को को भी एहसास होता है कि मिशन सबसे पहले है। ठीक है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। रायली उस लड़की को पकड़ती है और उस घटिया आदमी से दूर ले जाते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। रास्ते में मैं रायली से पूछता हूँ, तो रात में किस तरह का खतरा आता है? रायली लड़की का हाथ थामे आगे बढ़ते हुए जवाब देती है, मुझे कैसे पता होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कॉलेज में मैंने ताइक्वांडो, जीत कुनेदो और जिu जित्सु की ट्रेनिंग ली है। तुम्हें सेफ रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसे अनसुना करते हुए लापरवाही से कहता हूँ, ठीक है, फिर शुक्रिया। पूरा ग्रुप जंगल के बीच से गुजर रहा है। तभी रास्ते में एक मोड़ आता है जहां से रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। अब हम किस तरफ जाएं? मुझे लगता है हमें लेफ्ट जाना चाहिए। लेफ्ट वाला रास्ता खुले मैदानों की तरफ जाता है, जहां भरपूर धूप है। वहां खतरा छुपने की कोई जगह नहीं है। दूर एक नदी भी दिख रही है। अगर यहाँ कोई रहता होगा तो वो ज़रूर ऐसी ही जगह पर होगा। उधर राइट वाला रास्ता घने जंगल के अंदर जाता है, जो काफ़ी अंधेरा और डरावना है। वहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच रही। वहाँ वाला कौन रहेगा? मैं एक टहनी तोड़ता हूँ और उसे हवा में ऊंचा उछाल देता हूँ। जब वो जमीन पर गिरती है तो मैं उस दिशा की ओर इशारा करता हूँ जहां टहनी का रुख है और कहता हूँ, इस तरफ। टेविन को कुछ समझ नहीं आता। क्यों? मैं शांति से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने इसे अभी फेंका था और टहनी इसी तरफ इशारा कर रही है, तो जाहिर है हमें इसी तरफ जाना चाहिए। उन अंधेरे और खौफनाक जंगलों को देखकर केविन का चेहरा उतर जाता है। क्या तुम सीरियस हो? ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छे बच्चे बनो और मेरी बात मानो। रायली को लगता है कि मुझे फिर से कोई दौरा पड़ रहा है। हमारे साथ उस तरफ चलो। ठीक है, मैं उसका मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ, क्या तुमने कुछ गलत खा लिया है? क्या दौरा मुझे पड़ रहा है या तुम्हें? जैसे ही मैं ये कहता हूँ सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दौरा? मेरी उस अजीब सी मुस्कान को देखकर साथी प्लेयर का मुझ पर से भरोसा पूरी तरह उड़ जाता है। कैसा दौरा? मैं बताता हूँ, ये मेरे मेंटल असाइलम की नर्स है। इसे लगता है कि मुझे साइकोटिक एपिसोड पढ़ रहा है। पूरा ग्रुप एक साथ चिल्लाता है, साइकोटिक? राइली जल्दी से उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। घबराओ मत, ये वैसा इंसान नहीं है जो दूसरों को चोट पहुंचाए। इसमें बस सेल्फ हार्म की आदतें हैं। मैं मन ही मन सोचता हूँ, असल में मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इसीलिए तो मैं ये देखने के लिए कि क्या मैं बच पाऊंगा, एक इमारत से कूद गया था। और क्योंकि मेरा लक इतना अच्छा है, इसीलिए जिस तरफ ये टहनी इशारा कर रही है वही रास्ता सही होगा। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? तो फिर ये तय रहा। केविन तुरंत फैसला लेता है, हर कोई अपनी दिशा खुद चुन ले। मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। वो मुड़ता है और चला जाता है। अब सिर्फ मैं और रायली बचे हैं। आखिर किसी के पास मुझ जैसे पागल पर बर्बाद करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं उस नर्स की तरफ देखता हूँ जो वहीं रुक गई थी और पूछता हूँ, तुम उनके साथ नहीं जा रही? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनका रास्ता सही है? वो अपने जैकेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसका पक्का इरादा देखकर मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? ये एक डेथ गेम है। यहाँ मौत एक आम बात है। पिछले राउंड में कितने ही लोग मारे गए। अगर हम गलत रास्ते पर गए तो तुम मर सकती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए देखने के लिए यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अब दोपहर का वक्त है और अंधेरा होने में अभी काफ़ी समय है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे का रास्ता चेक करने चलता हूँ। अगर कुछ गलत लगा तो हमारे पास वापस मुड़ने का समय होगा। उसे पक्का यकीन है कि कुछ गलत होने वाला है। मैं पूछता हूँ, हे, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो हम चलते रहेंगे और क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर सब ठीक रहा तो समझो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। फिर तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? तुम क्या दोगी? उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो हकलाते हुए कहती है, तुम तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बदले में क्या दूं? मैं उसे सस्पेंस में रखते हुए बात अधूरी छोड़ देता हूँ। वो मन ही मन सोचती है, अगर इसने मुझसे वो करने को कहा तो क्या मुझे हाँ कहना चाहिए या नहीं? वैसे ये काफ़ी हैंडसम तो है। मैं कहता हूँ, अगली बार जब मैं भागने के लिए असाइलम की खिड़की से बाहर निकलूं तो मैं बस ये नाटक करना होगा कि तुमने कुछ नहीं देखा। वो राहत की सांस लेती है। ठीक है, मैं मान गई। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसने कितनी अजीब बात के लिए हाँ कह दी है। रुको, क्या बस इतना ही? और क्या चाहिए? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं। उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है। चलो अब चलते हैं। वो मुड़ती है और तेजी से आगे बढ़ जाती है।
हम 1 घंटे तक चलते रहते हैं। वो अभी भी आगे की प्लानिंग कर रही है। अगर हमें 1 घंटे के अंदर टाउन नहीं मिला तो हम तुरंत वापस मुड़ जाएंगे। वो अभी भी शर्मा रही है और शर्म के मारे मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही। हम बस चलते जा रहे हैं। अचानक मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ और पूछता हूँ, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? वो मुस्कुराकर कहती है, मैं एक नर्स हूँ और तुम एक कमज़ोर इंसान हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे यही करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी नेक होगी। इस औरत का अब तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सोचते हुए भी मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, शुक्रिया, क्योंकि तुम इतनी नेक और दयालु हो। मैं आगे चलकर तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तभी वो अचानक चिल्लाती है और आगे इशारा करती है। देखो, सामने एक पुराना और जंग लगा हुआ साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा है डाउन लाइट टाउन। देखो, मैं सही था। मैंने कहा था कि रास्ता यही है, लेकिन तुरंत उसके मन में ख्याल आता है कि अगर हम सही हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा। वो उनके अंजाम के बारे में सोचकर कांप उठती है। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि अगर उन्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वो वापस नहीं भागे तो शायद वो आज की रात जिंदा नहीं बचेंगे। मेरी बात कड़वी है पर सच है। हमें चलते हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है। उन्हें भी चलते हुए बस आधा घंटा ही हुआ होगा। इस जंगल के बीच से निकलकर मैं कुछ समय बचा सकती हूँ। अगर मैं अभी उन्हें ढूंढने जाऊं तो मैं खुद को भी बचा पाऊंगी और उन्हें भी वापस ले आऊंगी। मैं उसे वार्न करता हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम अंधेरा होने से पहले वापस नहीं आई तो तुम भी मारी जाओगी। वो इसे अनसुना कर देती है। ठीक है, मेरे पास काफी वक्त है। अगर मैं तेज भागूं तो मैं वापस आ सकती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर वो मुड़ती है और बाकी लोगों को वापस लाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ती है। मैं उसे रोकता नहीं हूँ, बस मुस्कुराता रहता हूँ। उसे उस दिशा में भागते हुए देखता हूँ जहाँ बाकी लोग गए थे। मैं एक ठंडी आह भरता हूँ। ऐसे वक्त में ऐसा स्वभाव बनाए रखना आसान नहीं है। मैं भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करता और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता हूँ। रास्ते के आखिर में डॉनलाइट टाउन बसा हुआ है। शहर के दरवाजे पर पहले से ही कोई इंतजार कर रहा है। नमस्ते, नौजवान। एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आता है और मेरा स्वागत करता है। तुम उन्हीं लोगों में से एक हो जिनके बारे में हमें कुछ दिन पहले बताया गया था। वो लोग जो हमारे शहर में रहने आ रहे हैं। जानकारी मिलते ही मैं तेजी से अपने दिमाग में हिसाब लगाता हूँ। क्या ये लेवल सिनेरियो का हिस्सा है या खुद डेथ गेम की तरफ से कोई नोटिस? मैं अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने देता और उस पहचान को अपना लेता हूँ जो उसने मुझे दी है। हाँ, और आप कौन हैं? मैं इस शहर का मेयर हूँ और यहाँ का बेल रिंगर भी। एक और नई जानकारी। मैं थोड़ा उलझन में हूँ। बेल रिंगर, वो क्या होता है? मेयर मुस्कुराता है और कहता है, हूँ, उसके बारे में मैं तुम्हें अंदर चलकर बताऊंगा। माफ करना, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? क्या तुम लोग 7 लोग नहीं होने चाहिए थे? वो गलत रास्ते पर चले गए, शायद जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। मेरी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी डर के मारे हांफने लगता है। गलत रास्ता? ओ नहीं, रात होने ही वाली है। एक जवान औरत भी खौफजदा दिख रही है। अगर वो अंधेरा होने से पहले वापस नहीं आए तो उनका सामना उन डीमन से हो सकता है। वो सब घबराए हुए हैं लेकिन मैं बस खामोशी से देख रहा हूँ। डीमंस? ये देखकर कि मैं उतना डरा हुआ नहीं हूँ जितना होना चाहिए, एक नौजवान समझाता है। वो ऐसे राक्षस हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं। वो जिसे भी देखते हैं मार डालते हैं और अपना रूप बदल सकते हैं। करीब 3 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। अगर वो तब तक यहाँ नहीं पहुंचे तो वो भगवान भरोसे हैं। चलो पहले अंदर चलो। मेयर सबको वापस भेजने का इंतजाम करने लगता है। बाकी सब लोग जल्दी अपने घर जाओ, अंधेरा हो रहा है। अगर तुम घर नहीं पहुंच पाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब तक अंधेरा ज्यादा दूर नहीं है। नौजवान, तुम आज रात यहीं रुकोगे। मेयर मुझे अंदर बुलाता है। मैं उससे पूछता हूँ, मेयर, सच में सबको अंधेरा होने से पहले अंदर क्यों होना पड़ता है? मेयर बिना कुछ बोले मेरी तरफ देखता है। मैं फिर पूछता हूँ, गांव वाले किस बारे में बात कर रहे थे? उन डीमंस के बारे में? मैं इसे कैसे समझाऊं? वो आह भरता है और मेरे सवाल का जवाब देता है, तुम उन्हें राक्षस या शैतान समझ सकते हो। हर बार जब सूरज डूबता है वो जीव शहर में और बाहर भी दिखाई देते हैं। सिर्फ उनके जिक्र से ही मेयर को ठंडे पसीने आने लगते हैं। वो क्या है हम वाकई नहीं पता। एक बार रात होने दो और तुम उन्हें खुद देख लोगे, तब समझ जाओगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बात उसके मुंह से अचानक निकल जाती है। फिर वो बेतहाशा रोने लगता है। क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो बड़े दुख के साथ मुझे बताता है, क्योंकि एक बार तुम यहाँ आ गए तो फिर कभी वापस नहीं जा सकते। उसे इस बात का पूरा यकीन है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा वापस नहीं जा सकते। रास्ता तो वही है। हम जा क्या नहीं सकते, बस नहीं जा सकते। हमने कोशिश की है, कोई तरीका काम नहीं करता। यहाँ रहने वाले लोगों को देखो, इनमें से कुछ बाहर से मुसाफिर बनकर आए थे, लेकिन एक बार अंदर आने के बाद वो कभी बाहर नहीं जा पाए। बहुत बातें हो गईं। अपने दरवाजे पर ये क्रॉस देख रहे हो? क्या ऐसा कोई मतलब है? मैं नीचे क्रॉस की तरफ देखता हूँ, फिर खड़ा होकर पूछता हूँ, ये क्रॉस उन चीज़ों को कमरे के अंदर आने से रोकता है। जाहिर है ये अंधेरे को तो नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक तुम इस क्रॉस को नहीं हटाते वो राक्षस घर पर हमला नहीं कर सकते। मैं अपनी ठुड्डी सहलाता हूँ और एक ठंडी हुंकार भरता हूँ। घर पर हमला नहीं कर सकते,
लेकिन क्या होगा अगर मैं दरवाज़ा खोल दूं? दरवाज़ा कभी मत खोलना। मेरी बात सुनकर मेयर को ठंडे पसीने आ जाते हैं। अंधेरा होने के बाद ना दरवाज़ा और ना ही खिड़की खोली जा सकती है। इसे याद रखना। एक बार किसी ने रात में खिड़की खोल दी थी। उस घर के सभी लोग मारे गए थे। उन जीवों को रोशनी से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके संपर्क में आ सकते हैं। मैं अपनी ठुड्डी सहलाते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मैं एक और ठंडी हुकार भरता हूँ। अब ये दिलचस्प होता जा रहा है। तभी सिस्टम पॉपअप होता है। डिंग, क्वेस्ट ट्रिगर्ड, अनकवर द ट्रूथ ऑफ द मॉन्स्टर्स। पता लगाओ कि इन मॉन्स्टर्स का वजूद कैसे शुरू हुआ। क्या आप ये क्वेस्ट स्वीकार करते हैं? बेशक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी आंखें दृढ़ हैं और आत्मविश्वास से भरी हैं। मेरे कंफर्म करने के बाद विंडो गायब हो जाती है। बधाई हो। उसे जाते हुए देखकर मैं एक हल्की मुस्कान देता हूँ और अपने कमरे की तरफ मुड़ता हूँ। मैं अचानक रुकता है और पीछे मुड़ता है। ओह, सही कहा मिस्टर शू। एक और बात, रात में कभी भी लाइट बंद मत करना। वो जीव रोशनी से डरते हैं। लाइट जलाकर सोना ज़्यादा सेफ है। समझ गया। मैं उसे जवाब तो देता हूँ, लेकिन मेरी नज़रें कहीं और हैं। ढलते सूरज की रोशनी में कुछ आकृतियां हमारी तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये केविन और बाकी लोग हैं। लगता है वो पहुंच गए। वो पास आते हैं। हर चेहरा गमगीन है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। बेला और मैरी कहाँ हैं? क्या रायली तुम लोगों को वापस लाने नहीं आई थी? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो कोई जवाब नहीं देते। वो जवान लड़का घबराहट में अपनी शर्ट खींचता है और बोलने में हिचकिचाता है। वो असल में वो कुछ नहीं कह पाता। मैं उन्हें धमकी देता हूँ, अगर बेला मर गई तो तुम सब भी उसके साथ जाओगे। शश, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं जो करता हूँ उसका जिम्मा लेता हूँ। वैसे भी हमने उस औरत से नहीं कहा था कि वो दूसरी वाली की मदद कर। किसकी मदद? और किसकी? वो बेशर्मी से चलते हुए कहता है, उस मैरी की मदद। आधे रास्ते में उसका टखना मुड़ गया था। कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता था। सिर्फ बेला ही उसकी मदद के लिए तैयार हुई। लेकिन मैं समझता हूँ इंसान फितरत से मतलबी होता है। मैं भी हूँ। सिर्फ वही बेवकूफ़ औरत उसकी मदद करने रुकी। हूँ। क्या बेला वही नहीं जो तुम लोगों को बचाने आई थी? तुम उसे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे? मदद करने में रात तक का समय नहीं लगना चाहिए था। वो हमें सही रास्ता बताने आई थी। हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैंने उससे कहा था कि मेरी को मत बचाओ। वो नेक और दयालु है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन उसके मुकाबले मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर के लिए अपनी जान ज़्यादा कीमती है। साफ साफ कहो ना, तुम अपनी कीमती खाल को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। बस इतनी सी बात है। तुम सब बस मतलबी बुज़दिलों का एक झुंड हो, जो किसी की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें अपनी जान प्यारी थी। मेरी तरह सीधे साफ क्यों नहीं बनते? मैं मतलब ही हूँ, मैं उसे नहीं बचाना चाहता था। तुम लोग बस झूठा नाटक कर रहे हो। इसका क्या फायदा? वो बेशर्मी से अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अगर तुम इसे इसी तरह देखना चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं कहना। क्या तुम्हारा ज़मीर इसके साथ जी पाएगा? ज़मीर का इससे क्या लेना देना? मैंने उससे कभी नहीं कहा था कि वो हमें बचाने आए। वो अपनी मर्जी से आई थी। वैसे हमारे और उस औरत के बीच क्या होता है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? आखिरी बार जिस इंसान ने मुझसे इस तरह बात की थी वो अब जिंदा नहीं है। मार्को को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तुम अब क्या करना चाहते हो? मैं अपने सामने खड़ी गाड़ी को देखता हूँ। लगता है मुझे उसे खुद ही बचाने जाना होगा। मिस्टर शू कहते हैं बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त बाहर जाना खुदकुशी है। मैं अपनी प्यारी छोटी स्कूटर पर सवार होता हूँ। ट्रैफिक जैम्स मुझे कभी नहीं रोक पाएंगे। हाँ, मैं सूरज ढलते ही सड़क पर तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा हूँ। इधर अंधेरे जंगल में मैरी रोते हुए बेला की पीठ से चिपकी हुई है। बेला, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अकेले तुम शायद बच जाओ, वरना हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। चुप रहो, मैं और तेज चलूंगी। हम टाउन पहुँच जाएंगे। तभी मैं स्कूटर पर दहाड़ते हुए पहुँचता हूँ और उनके सामने रुकता हूँ। जल्दी ऊपर आओ। मैं उन्हें जल्दी बैठने का इशारा करता हूँ। अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकना खतरनाक है। वो फुर्ती से ऊपर चढ़ जाती हैं। बेला की आंखों में आंसू हैं और वो मेरी तरफ देखती है। मैं बदले में उसे एक मुस्कान देता हूँ। हमें बचाने आने के लिए शुक्रिया। गलत फहमी में मत रहना। मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। मैं बस खुद इन मॉन्स्टर्स को देखना चाहता था। लेकिन आज रात तुम दोनों भी इन मॉन्स्टर्स के खौफनाक चेहरे देख लोगी। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ है। शायद हमारा सामना उनसे ना हो, कुछ कह नहीं सकते। खुद को तैयार रखो। क्या उन लोगों को बचाना वाकई सही था? तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और भाग गए। बेला अपना सिर झुका लेती है। इस हादसे से गुजरने के बाद सबसे ज्यादा दर्द उसे ही हो रहा है। मैरी सोचती है मेरी वजह से बेला मुसीबत में पड़ गई। अगर मैं दर्द से इतना ना डरती और अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स डिफेंस में ना डालती तो मेरा पैर ना मुड़ता, मैं इतनी धीमी ना होती और बेला मेरे कारण पीछे ना छूटती। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प सुनाता हूँ। रिकॉर्डिंग बजती है। साफ साफ कहो ना, तुम अपनी कीमती जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। बस इतनी सी बात है। तुम सब मतलबी बुज़दिल हो जो किसी की मदद करके खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें जीने देगा? ज़मीर का इससे क्या लेना देना? मैंने उसे हमें बचाने के लिए नहीं कहा था।
वो खुद आई थी। वैसे भी हमारे और उस औरत के बीच क्या होता है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग खत्म होती है, मैं उनसे पूछता हूँ, तो यह सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है? बेला उन लोगों से पूरी तरह निराश हो चुकी है। बेला, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी देर अकेले रहना है। अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बारे में भी सोच सकती हो। तभी मैं सामने देखता हूँ। वो एहसान फरामोश लोग अचानक हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो असली इंसान नहीं है। हमारा सामना उन्हीं डेमन से हो गया है जिनकी चेतावनी टाउन के लोगों ने दी थी। एक भयानक मंजर सामने आता है। बेला, मैरी, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। लूकस, इन्हें नजरअंदाज करो। चलो वापस चलते हैं। हाँ हाँ। ये हमारे साथी हैं, हम इन्हें पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं इन्हें अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ। मैं आवाज़ करने के लिए स्कूटर का थ्रॉटल घुमाता हूँ ताकि वो करीब आए। हम यहाँ हैं, मेरा इंतज़ार करो। हाँ हाँ, रास्ते से हट जाओ, मेरे ब्रेक्स फेल हो गए हैं। हाँ हाँ। लुकस, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रही है, मैं ये टक्कर मारने वाला हूँ। हाँ हाँ, तुम लोग हट क्यों नहीं रहे? हट जाओ वरना मैं रहम नहीं करूँगा। हाँ हाँ। मैं स्कूटर सीधे उनके ऊपर चढ़ा देता हूँ और पहिए उनके ऊपर बार बार घुमाता हूँ। हाँ हाँ, सॉरी, मेरा स्कूटर रुक ही नहीं रहा। हाँ हाँ, मेरी गलती है। तुम लोगों को चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी मदद बुलाने जाता हूँ, तुम ही रुको। मैं धूल उड़ाते हुए वहां से निकल जाता हूँ। लुकस, ये क्या था? तुम क्या कर रहे हो? वो इंसान नहीं लग रहे थे। इंसान नहीं तो फिर क्या? जाहिर है मॉन्स्टर्स, वो जो इंसानों की नकल कर सकते हैं। वो कैन, वो कभी मुस्कुराता नहीं है, लेकिन वो चीज़ पूरे वक्त मुस्कुरा रही थी। उनकी हरकतों से लगता है कि उन्हें असली इंसान की पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता। वो बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लेते हैं। बुरा नहीं है, मॉन्स्टर्स करीब आ रहे हैं, हम जल्दी से अंदर छिप जाते हैं। लड़कियां जोर जोर से हाँफ रही हैं। मैं दरवाज़ा जोर से बंद कर देता हूँ। सारे मॉन्स्टर्स बाहर ही रह जाते हैं। लुकस, क्या मैं अकेले तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ? ज़रूर। तो फिर अपना जलवा शुरू करो। ये तो झाड़ू और पोछा है, कमरा बहुत गंदा है। कोई सफाई किए बिना यहाँ कैसे रह सकता है? मैं जानता था, इसके दिमाग में खुराफाती ख्याल चल रहे थे। तभी बाहर से अचानक खटखटाने की आवाज़ आती है। मैरी, बेला, दरवाज़ा खोलो, हम अभी भी बाहर हैं। वो अंदर तो नहीं आ जाएंगे? हमारी सारी ऑफेंसिव एबिलिटीज़ बैंड हैं, अगर वो अंदर आ गए तो हम पक्का मारे जाएंगे। लुकस, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खतरनाक मत करना। मैं दरवाजे के बाहर जोर से चिल्लाता हूँ। इस घर में कोई नहीं है। लूकस, बेला और मैरी सब सोने चले गए। यहाँ सिर्फ 3 लोगों की जगह है, तुम कहीं और जाओ। लूकस कहता है कि उसे सिर्फ थ्रीसम पसंद है। बेला और मैरी सन्न रह जाती हैं। लूकस, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे बचाओ। ठीक है, रुको फिर, पहले मुझे इन दोनों से निपट लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। खटखटाना बंद करो, मूड खराब मत करो। नहीं, मुझे अभी अंदर आना है। वो मुझे सता रहे हैं। क्या? वो तुम्हें सता रहे हैं? उनसे कहो रुको मत, करते रहो। मुझे तुम्हारी सताए जाने की आवाज़ सुनना पसंद है। दरवाज़ा खोलो, अगर नहीं खोला तो मैं अंदर आकर तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ। ओह, तो मिर्ची लग गई। अगर तुम वाकई अंदर आ सकते तो अब तक आ चुके होते। अगर हिम्मत है तो अंदर आकर मुझसे लड़ो। ठीक है, आज रात अंदर आओ और हम 300 राउंड्स लड़ेंगे। अगर मैंने तुमसे खुद को डैडी ना कहलवाया तो मैं हार मान लूंगा। दरवाजे के बाहर की आवाज़ें शांत हो जाती हैं। बाहर जोकर लोग बकवास कर रहे थे। जुबानी जंग जीतने के बाद मैं गर्व से अपना सिर उठाता हूँ। सोचता है, मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज रात किन बातों का ख्याल रखना है। पहला, रात को कभी खिड़कियां मत खोलना। चाहे बाहर कोई भी हो, खिड़की मत खोलना। अगर बाहर मैं भी हूं तब भी खिड़की या दरवाज़ा मत खोलना। तुमने देखा अभी क्या हुआ? ये मिमिक्स हमारी आवाज़ और चेहरे की नकल कर सकते हैं। दूसरा, तुम्हें लाइट जलाकर सोना होगा। ये मिमिक्स रोशनी से डरते हैं, इसलिए लाइट कभी बंद मत करना। अगर नींद ना आए तो भेड़े गिन लेना। और दरवाजे के पास एक क्रॉस है जो हमें इन मिमिक्स से बचाएगा। बाहर अब बहुत शांति है, इसी मिमिक्स ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा। मैं उबासी लेता हूँ और बिस्तर पर गिर जाता हूँ। तीसरा, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, मेरी नींद में खलल मत डालना। क्या मार्को सो गया है? ठीक इसी पल उसकी खिड़की के बाहर एक साया दिखाई देता है। मैं हूं बेला, क्या तुम खिड़की खोलकर मुझे अंदर आने दोगे? मार्को को अभी मेमिक्स के बारे में नहीं पता है। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। बाहर खड़ी उस सुडौल परछाई को देखकर मार्को हवस में अंधा हो जाता है। सोचता है, एक खूबसूरत लड़की आधी रात को मेरे कमरे में आ रही है, वो क्या चाहती होगी? फिर भी उसे थोड़ा शक होता है। तुम बाहर क्या कर रहे हो? लेकिन वो जल्द ही भूल जाता है कि हालात कितने अजीब हैं। अंदर आ जाओ, बहुत देर हो गई है। मेरा बिस्तर 2 लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है। वैसे, क्या तुम्हें चिल्लाना पसंद है? हवस में पागल होकर वो बेकाबू हो रहा है। मुझे शोर पसंद है। जैसे वो खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है, बाहर खड़ी मिमिक जोर से मुस्कुराती है। ज़रूर, बस मुझे अंदर आने दो। जैसे ही खिड़की खुलती है वो अंदर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और मांस फटने की आवाज़ आती है।
उस घने अंधेरे में, इससे पहले कि वो चीख सके, मार्को उस मिमिक का निवाला बन जाता है। बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है। छोटे बालों वाली लड़की सो नहीं पा रही और गुस्से में बिस्तर से उठ जाती है। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ है। मैं ही क्यों? मुझे इस घटिया गेम क्यों घसीटा गया? अगर ये गेम ना होता तो मैं बिल्कुल ठीक होती। ये सब उन दो बेवकूफ़ों की वजह से है जो जलन के मारे मेरे लिए लड़ रहे थे। उन्होंने मुझे 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। एक बेमतलब का हादसा उसका गुस्सा उसे पागल कर रहा है। क्या इस बेवकूफ़ लाइट का जलना वाकई ज़रूरी है? वो अपना सारा गुस्सा लाइट पर निकालती है। वो दरवाज़ा खोलकर हॉलवे में झांकती है। बाकी सारी लाइट्स चल रही हैं। सिर्फ मेरे कमरे की लाइट बंद करने से क्या होगा? बस थोड़ी देर के लिए। वो लाइट बंद करके वापस लेट जाती है। अंधेरे में उसे बहुत बेचैनी महसूस होती है और वो कंबल को जोर से पकड़ लेती है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। सोचती है, क्या मुझे फर्श पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी? चरमराती आवाज़ उसके कानों और दिमाग पर वार कर रही है। डर के मारे वो उछलती है, पर्दे हटाती है और बाहर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। ये बस मेरा वहम है। सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं बस घबरा रही हूँ। बिस्तर पर बैठकर वो कमरे का जायजा लेती है। जब उसकी नज़र क्लोजेट पर पड़ती है तो उसे उसकी परछाई में कुछ दिखाई देता है। वो क्या है? उसे पसीने छूटने लगते हैं। ये अंदर कब आया? वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे यकीन नहीं हो रहा। ये बस एक वहम है। सब वहम है। वो काफ़ी देर तक आंखें बंद रखती है। जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो क्लोजेट की परछाई खाली होती है। देखा, बस वहम था। वो राहत की सांस लेती है। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब मैं लाइट जला ही लेती हूँ। लेकिन उसे नहीं पता कि अब लाइट जलाना भी बहुत देर हो चुकी है। क्लोजेट का वो साया अब ठीक उसके सामने खड़ा है और करीब आता जा रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी जिंदगी के आखिरी पल में बस एक चीख निकलती है। घोस्ट, सुबह होती है। हम मेयर से मिलने आते हैं। तुम आ गए। अंदर जाकर देखो। ओह, अंदर तो सिर्फ लड़कियां हैं। मैं बाहर ही रुकता हूँ। दरवाज़ा खुलता है। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोल पाता। पूरा कमरा खून से सना हुआ है। बिस्तर पर गहरे लाल रंग के धब्बे हैं। बीच में एक लाश पड़ी है जो पहचान में भी नहीं आ रही। मैरी का जी मिचलाने लगता है और वो मुंह दबाकर बाहर भाग जाती है। बेला पीछे मुड़कर कहती है, तुम लोग सीन चेक करो, मुझे एक पल चाहिए। अचानक कमरे में सिर्फ मैं और एक दूसरा आदमी रह जाते हैं। मैं लाश के पास जाकर उसे चेक करने लगता हूँ। वो आदमी सोचता है, एक औरत की खोखली लाश देखकर भी ये इतना शांत है, ये बात हजम नहीं हो रही। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। सावधान रहना होगा। और वाकई लाश से मुझे एक सुराग मिलता है। यह गंध, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे मैप में एंटर करते ही जंगल में मिली थी। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाता। वो आदमी यह देखकर नाराज हो जाता है। हे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम लाश को क्यों सूंघ रहे हो? उसे नज़रअंदाज करते हुए मैं दरवाजे पर खड़े फेलो प्लेयर और मेयर की तरफ देखता हूँ और मुझे एहसास होता है कि कोई कम है। मार्को कहाँ है? मेयर आह भरते हुए जवाब देते हैं, ओह, उस नौजवान को चोट लगी है। कल रात उन चीज़ों ने उस पर हमला किया था। उसने अपना एक हाथ खो दिया। वो अभी क्लिनिक में है। सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। वो क्यों नहीं मरा? लेकिन ये लड़की मर गई। जब हम यहाँ पहुंचे तो खिड़की खुली थी और बाकी हर कमरे की लाइट जल रही थी। सिर्फ इसी कमरे की लाइट बंद थी। शायद वो अंधेरे में सोना चाहती थी, लेकिन मिमिक्स ने उसे ढूंढ लिया और खिड़की से अंदर घुस आए। तो फिर मिमिक्स उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? उसे इस हाल में क्यों छोड़ दिया? हमें भी ठीक से नहीं पता, लेकिन मिमिक्स का हर शिकार इसी खौफनाक हालत में मिलता है। कुछ को काट काट कर मार दिया जाता है, उनके अंग खा लिए जाते हैं, कुछ को तड़पाया जाता है, लेकिन सबकी लाशें अंदर से खोखली होती हैं। ऐसा लगता है जैसे मिमिक्स जानबूझकर अपने शिकार को तड़पाते हैं। मैं एक नया सुझाव देता हूँ। हमारे पास एक सर्वाइवर बचा है ना? क्यों ना हम उसी से पूछ लें? उम्मीद है वो अभी जिंदा होगा। जैसे ही हम क्लिनिक पहुंचते हैं, हमें उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, हरामी, वो साला दरिंदा, उसने मुझे मारने के लिए बेला का रूप धरा था। किस्मत अच्छी थी कि वो मैं था। मुझ मार्को की आंखें सबसे तेज और दिमाग सबसे शातिर है। मैंने नकली बेला को फौरन पहचान लिया और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने वक्त रहते अपना हाथ खुद ही काट दिया। क्या मेयर ने नहीं कहा था कि रात को खिड़कियां मत खोलना? तो तुमने क्यों खोली? मेरे सवाल से वो हक्का बक्का रह जाता है और खांसने लगता है। वो मिमिक बिल्कुल बेला जैसी लग रही थी। उसने कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मामला बहुत अर्जेंट था। मिमिक ठीक उसके पीछे था। सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए बेला को बचाने के चक्कर में मैंने खिड़की खोल दी। सच में मुझे तो एक पल के लिए भी इस पर यकीन नहीं हुआ। वो ये कहने शर्मा रहा है कि कल रात उस अजीब चीज ने बेला का रूप लेकर मुझे बहकाने की कोशिश की थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उस पर दबाव बनाता रहा और आखिरकार उसने सब सच उगल दिया। खिड़की खोलते ही उस साले ने मुझे पकड़ लिया और पूरी ताकत से बाहर खींचने लगा। अब जब फंस ही गया था तो मैंने अपना हाथ काट दिया और खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद होते ही उस मिमिक ने हरकत करना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि वो कांच नहीं तोड़ सकते। मेयर एकदम सही कह रहा था। जब तक दरवाजे के पास क्रॉस है, ये मिमिक्स अंदर नहीं आ सकते।
हमारी जान बचाने का यही एक रास्ता है। अगर ये खिड़की नहीं तोड़ सकते तो ये गेम काफ़ी आसान होना चाहिए। हमें बस 3 दिनों तक जिंदा रहना है। रात के वक्त थोड़ा संभल कर रहना होगा और हम बच जाएंगे। लेकिन अगर डेथ गेम इतना आसान होता तो इसे डेथ गेम कहते ही क्यों? इन मिमिक्स से आने वाली बदबू शायद कोई सुराग हो सकती है।